हम दिखाएंगे सच का आईना। आईना ए बिहार न्यूज। आदाब, आईना ए बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज कामिल। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर कफील खान ने कोरोना वैक्सीन को लेकर और थर्ड स्टेज से बच्चों के बचाव के बारे में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जब से जेल से बाहर आया हूँ, पूरे इंडिया घूम रहा हूँ और मुझे पता है प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा जो हमारी है, जहाँ गांव वालों का पहला बार किसी डॉक्टर से कांटेक्ट रहता है, वो पूरी तरह से चरमराई हुई है, जिसको कोरोना ने एक्सपोज कर दिया है। ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से जो है हमारी हेल्थ व्यवस्था चरमरा गई। हमारी हेल्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है पहली से ही चरमराई हुई थी। यही इसी सोच के साथ हम कुछ डॉक्टर हरजीत भट्टी प्रोग्रेसिव मेडिकल साइंटिफिक फोरम के थे और कुछ डॉक्टरों के साथ हमने मिलके डॉक्टर्स ऑन रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, दिल्ली के वाल्मीकि इलाके से, जो कि प्रवासी भारतीयों का, मजदूरों का रहने का स्थान है। आज 76 दिन हो गए हैं और हम लोग सड़कों पे ही हैं। 8 स्टेट्स कवर कर चुके हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र। ये हमने स्टेट कवर किए हैं 90 जगहों पे। सिर्फ मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, ये डॉक्टरों की टीम है, 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं। हम गांव-गांव जाते हैं, कोरोना क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उससे बचाव कैसे किया जाए। 72% हॉस्पिटल जो हैं वो शहरों में केंद्रित हैं। जैसे आपके मुजफ्फरपुर में हॉस्पिटल मिल जाएंगे, लेकिन वहीं से 20 किलोमीटर दूर जाइएगा तो किसी को डिलीवरी हो, किसी को हार्ट अटैक आ जाए और किसी को जो है एक्यूट प्रॉब्लम हो तो उसको दूर जाना पड़ेगा, और जब तक वो जाता है वो मौत के गोश में चला जाता है। WHO कहता है कि इमरजेंसी सुविधाएं 1 से 2 किलोमीटर के अंदर में होनी चाहिए, लेकिन गांव में आज भी वो नहीं है। जो सुनामी दिल्ली ने, बेंगलोर ने, लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, चेन्नई ने देखी, उस अप्रैल के महीनों में जब लाशों के ढेर लग गए, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली, शमशान घाट में एक एक चिता पे 3-3 लाशें जलाई गई, उस वक्त पूरा देश जो है रो रहा था कि हमारी हेल्थ व्यवस्था खराब है। लोग ऑक्सीजन से दम तोड़ रहे थे, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। दवाइयाँ जो हैं, जो रेमडेसिविर दवा जो 1200 की आती है, वो 20-20 हज़ार में बिक रही थी। उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि हमारा 70% भारतीय जो गांव में रहता है उसको वो रोज़ सहना पड़ता है। अगर आप गोरखपुर की बात कीजिए या अपने बिहार की ही बात कीजिए, जो दूर दराज इलाके में होंगे, अगर उनको इमरजेंसी रात में तेज़ बुखार हो जाए, पेट में तेज़ दर्द हो और किसी को हार्ट अटैक आ जाए, कोई छत से गिर जाए, सांप काट ले, तो उसको 100 किलोमीटर दूर चल के आना पड़ेगा। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाता है, जहाँ पे डॉक्टर मिलता नहीं है, वो ताला लगा रहता है, तो नर्सें या फार्मासिस्ट के भरोसे चलता है, तो उसको जिला अस्पताल रिफ़र कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि वहाँ जाइए। फिर जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ कहा जाता है नहीं नहीं हमारे पास नहीं है, आप मेडिकल कॉलेज जाइए। और जब तक वो मेडिकल कॉलेज जाता है तब तक वो दम तोड़ देता है। किस्मत रही तब भी उसको बिस्तर के लिए, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवाई के लिए अपनी ज़मीन भी गिरवी रखनी पड़ेगी और अपने आप को उसी परेशानी से जो अप्रैल मई में इंडिया के एलाइट क्लास कहते हैं, जो अमीर लोगों ने सहा, वो हर ग्रामीण रोज़ सहता है, हर भारतीय रोज़ सहता है। डॉक्टर साहब, इस डॉक्यूमेंट्स को हम लोगों ने WHO, UN, यूनिसेफ से, वर्ल्ड बैंक से डॉक्यूमेंट्स लिए थे, जिसमें बताया गया है कि 8,80,000 बच्चे 2019 में मर गए। यानी भारत में हर घंटे पे 100 बच्चों की मौत हो रही है। पूरी दुनिया में टीबी बीमारी ख़त्म हो रही है और इंडिया में 5 लाख लोग टीबी से मर जा रहे हैं। हर तीसरा आदमी जो HIV एड्स से ग्रसित है वो इंडिया में रहता है। इंडिया डायबिटिक कैपिटल हो गया है।
हर दूसरा बच्चा हमारा कुपोषित है। गाँव में तो देखते हैं, जिस बच्चे को देखो अपने एज के हिसाब से वजन और हाइट उसकी कम रहती है। हर दूसरी महिला एनीमिक है, यानी उसकी खून की कमी है। तो ये हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से उजड़ी है। हमने जो मांग है, हमारी मांग यही है सरकार से, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि हर जो भी भारतीय है उसको उसके घर के 2-4 किलोमीटर के अंदर मुफ्त सुविधा, बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के, बिना किसी जेंडर बायस के मिलनी चाहिए, अच्छी से अच्छी सुविधा। दूसरा जो मेरा मकसद था, यह हमारा डॉक्टर्स ऑन रोड का था। दूसरा मेरा मकसद मेरी अपनी पर्सनल लाइफ के था। बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी 2017 में हुई और पूरी दुनिया को पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार की नाकामी से हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जो उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थे, उनकी जो मंत्रालय था वो 10% कमीशन मांग रहा था। 68 लाख रुपए उसका बकाया था। 7-8 लाख रुपए के लिए 68 बच्चों की मौत हो गई। बलि का बकरा खोजना था, अपने आप को बचाना था, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह ने और आशुतोष टंडन जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 अगस्त 2017 की, ये कहते हुए कि अगस्त में मौतें होती रहती हैं, और जब मुख्यमंत्री का लोग इस्तीफा मांगने लगे तो डॉक्टर कफील खान को बलि का बकरा मान लिया। हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दी हुई है कि कोई मेडिकल निग्लिजेंस डॉक्टर कफील ने नहीं किया है और कोई करप्शन नहीं किया है। इनकी अपनी इंटरनल इंक्वायरी, जिसको 90 दिन में रिपोर्ट देनी थी, वो 2 साल लग गया। वो भी जब मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आया, वो भी सितंबर 2019 में रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि डॉक्टर कफील ने 500 सिलेंडर अपने पैसे से अपनी टीम से लेके आए और हर बच्चे को जान बचाने की कोशिश की। कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई चिकित्सा लापरवाही नहीं की। उनकी वजह से बहुत बच्चे बचे। उसमें क्लीन चिट मिलने के बाद भी आज 4 साल से मुझे निलंबित कर दिया गया है। मैं उनसे कह रहा हूं, मुझे नौकरी से निकाल दो, नहीं रखना है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, मैं कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता हूं। लेकिन सरकार सिर्फ पॉलिटिकल रीजन से, क्योंकि उनको ना स्वास्थ्य से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है, ना शिक्षा से मतलब है, मुझे निलंबित किया गया है। बाकी जो डॉक्टर थे, डॉक्टर राजीव मिश्रा जो प्रिंसिपल साहब थे बीआरडी मेडिकल कॉलेज के, उनको भी रीइंस्टेट कर दिया गया है। जो डॉक्टर सतीश कुमार थे, उनको भी, जो ऑक्सीजन के इंचार्ज थे, उनको भी नौकरी मिल गई है। जो अकाउंटेंट थे, जो फार्मासिस्ट थे, जिनको ऑक्सीजन की जिम्मेदारी थी पैसे की, उन सबको, सिर्फ 9 लोगों में से जिनको जेल भेजा गया था, सिर्फ डॉक्टर कफील सस्पेंड है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर कफील अभी भी उस 63 बच्चे जो मरे हैं उनके लिए इंसाफ मांगते हैं। मैंने जब क्लीन चिट मिली थी तो दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 ही डिमांड रखी थी। पहला, योगी सरकार खुद सामने आए, योगी जी आए सामने, जब कहते थे कि कोई ऑक्सीजन से मौत नहीं है, जब उनकी रिपोर्ट ने कह दिया ऑक्सीजन कमी हुई थी, तो आके माफ़ी मांगे उन बच्चों के माँ बाप से जो आज भी इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। उनके घर वालों को कंपनसेशन दिया जाए। दूसरा, एक सीबीआई इंक्वायरी हो बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी क्यों हुई थी, और उसके असली कल्प्रिट, उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री, उस वक्त के डीजीएमई, उस वक्त का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो मेडिकल एजुकेशन था, उसके खिलाफ इंक्वायरी हो। और तीसरा, मुझे मेरी इज्जत दे के मुझे नौकरी दी जाए, पर नहीं कर रहे हैं। मैं कोर्ट का रुख कर रहा हूं और इसी जुलाई में मैं जो है कोर्ट का रुख करूंगा, मतलब केस करूंगा कि मुझे नौकरी दी जाए। मैंने खुद मुख्यमंत्री योगी जी को और उनके अधिकारियों को 40 से ज़्यादा पत्र लिखे हैं, बार बार लिखा है कि तुम्हें रखना हो तो रखो, नहीं रखना हो तो मुझे मेरा इस्तीफ़ा स्वीकार कर लो। तो ना ये मेरा इस्तीफ़ा स्वीकार करते हैं और ना ही मुझे मेरी नौकरी बहाल करते हैं। बहरहाल, इनके सब करने से मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा और मैं अपना जो डॉक्टरी का काम है वो चलाता रहूँगा। आपकी निजी ज़िंदगी पर इन सब चीज़ों का कितना प्रभाव पड़ा है? कैसे इन सब चीज़ों? बहुत प्रभाव पड़ा है। मेरी माताजी बहुत डर गई हैं और बच्चे, बीवी से, मैं जिस बच्चों को बचाने के लिए गया था अपने ही बच्चों से दूर हो गया। ना सिर्फ बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी, पिछले 4 साल के योगी काल में मुझे 4 बार जेल भेज दिया गया।
अब पे हाल अब में NSA भी लगा जी हाँ, NSA लगा दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो स्पीच जो है वो देश जोड़ने वाली थी, देश तोड़ने वाली नहीं थी, लेकिन उसको योगी सरकार कहती है कि भड़काऊ हुआ असर था। मैंने तो कहा था इंसान को इंसान से मिलाइए, मोहब्बत करिए। उनको लगा कि इंसान को इंसान से मोहब्बत करने वाली बात कह दी, क्योंकि 1925 से जब से इनका जन्म हुआ है, ये मोदी जी तो और योगी जी तो ये एक मुखौटा है, जब से इनका जन्म हुआ है तब से उनकी एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है कि दो लोगों को लड़ा के इस देश को प्रोग्रेस से, उन्नति से रोका जाए। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात ना की जाए, अली बजरंग बली, शमशान कब्रिस्तान की बात ही करते रहो, उसी में लोगों को उलझा दो। जितना गरीब रहोगे, जितना अपनी परेशानियों से जूझते रहोगे, उससे तुम हमसे मांगोगे ही नहीं कभी कि हमारा भी घर हो, हमारा भी बच्चा जो है आईटी में जाके पढ़े, हमारा भी बच्चा जो है अच्छी जहाँ से उसका इलाज हो जाए। जब ये सुनामी आई थी अप्रैल मई महीने में, तो सब क्यों नहीं कि सरकारी हॉस्पिटल जा रहे थे, क्यों बड़े बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटलों में मंत्री जी और जो है बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट और सारे बिलीनियर जा रहे थे, और उनको वहाँ पे भी वो सुविधा नहीं मिली। पहली बार उनको एहसास हुआ होगा कि जो 72% भारतीय हमारे हैं जो रोज़ झेलते हैं, वो हमने झेला है। डॉक्टर कफील साहब, अब तो ये तो हो गई पुरानी बातें जो आपके साथ हुआ है। अभी कोरोना का पीरियड है, तो उस पीरियड में जैसे लोगों को टीके लग रहे हैं और तीसरा लहर भी आने वाला है, जो सबसे ज़्यादा हानि बच्चों को करने वाला है। आपका एक वीडियो भी वायरल है, तो उस स्थिति में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे वैसे लोगों को? किस प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, टीके ले नहीं ले, कुछ विरोधाभास भी है? जी, पिछले जो बिहार में मुझे अनुभव हुआ अभी तक का, बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है टीके को लेके। मतलब सफ़ेद कोट, हम लोग जब किसी गांव जाते थे तो लोग भाग जाते थे कि टीका लगवाने वाले आ गए हैं, तो हम लोग उनसे कहते थे नहीं, हम टीका लगाने नहीं आए, अब तो आपको देखने आए हैं, दवा देने आए हैं। टीके के बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शन है, नापुंसकता हो जाएगी। ये कोरोना कुछ है ही नहीं, ये तो सरकार का षड्यंत्र है। 5G जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। ये कोई बाहरी जो है अमेरिका या कोई बड़ी देश की षड्यंत्र है, जो है जो महामारी होती है तब उस टाइम लड़कियों को टीका नहीं लगाना चाहिए। टीका लगाने के बाद भी जो है मौतें हो जा रही हैं, कोरोना हो जा रहा है। तो आपको ये बता दूं, टीका सेफ है, सबको लगाना चाहिए। पूरे भारत में 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीका आज तक लग चुका है, कोरोना का वैक्सीन लग चुका है। पूरी दुनिया में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। उसमें से मान लीजिए 1000 लोगों को टीका लगाने के बाद भी कोरोना हो गया और कुछ लोगों की दुर्भाग्यवश मौत हो गई, तो आप उस चीज़ को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 99 करोड़ 99 लाख 99 हज़ार 99 लोगों को तो जान बचाई है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आप उदाहरण लीजिए, पोलियो का टीका है, पोलियो का टीका लगवाते हो, पोलियो का ड्रॉप पिलवाते हो, इंजेक्शन भी लगवाते हो। 10 लाख बच्चों में से 1 बच्चों को पोलियो भी हो जाता है। आप पैरासीटामोल दवा खाते हो, बुखार की कम्बिफ्लान खाते हो, ब्रूफेन खाते हो, एक ही दवा से आपका लीवर खराब होता है। कोई वैक्सीन, कोई टीका 100% सुरक्षित नहीं होता है। सबके अपने अपने जो हैं वो एडवर्स रिएक्शन होते हैं। खुद कोवैक्सीन जो आपकी है वो खुद कहती है कि 77% इफेक्टिव है, खुद कोविशील्ड कहती है कि वो 90% इफेक्टिव है, तो 10% लोगों को हो जाएगा। लेकिन मैं एज अ डॉक्टर आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि अभी तक जितना रिसर्च हुआ है उसमें ये बात सामने आई है कि जिन लोगों को टीका लगा है उनको अगर कोरोना हो भी जाता है तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उनको भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उनको आईसीयू में वेंटिलेटर पे नहीं जाना पड़ रहा है। यानी उनके सिम्टम माइल्ड हो जा रहे हैं, कफ, कोल्ड, मतलब खांसी, सर्दी, बुखार, गले में खराश, पेट दर्द, उल्टी, आँखों का लाली, ये सब हो जा रही है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन था, अच्छा वैक्सीन के बारे में ये भी बता दूं कि बहुत से कहेंगे कि जिनको शुगर की बीमारी है उनको टीका नहीं लगवाना चाहिए, तो इसके बारे में बता दूं, आपको अगर डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, तब भी टीका लगा सकते हैं।
आपको अगर हाइपरटेंशन बीपी की बीमारी है तब भी टीका लगा सकते हैं, आपको अस्थमा है तब भी टीका लगा सकते हैं, आपको किडनी की बीमारी है डायलिसिस में है तब भी टीका लगा सकते हैं, आपको लीवर का कोई प्रॉब्लम है लॉन्ग टर्म का तब भी टीका लगवा सकते हैं, आप माँ अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही है तब भी टीका लगा सकते हैं। और अभी 25 जून को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक गाइडलाइन इशू की है कि प्रेग्नेंट लेडी या गर्भवती महिलाएं भी टीका लगवा सकती हैं। 18 साल से ऊपर जो भी हैं उनको टीका लगवाना चाहिए। मैंने खुद लगाया है, मैंने अपनी माता जी को भी लगवाया है, अम्मी जान को, और अपनी बीवी को भी लगवाया है। तो टीके से घबराना नहीं चाहिए। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि बच्चों के जो तीसरी लहर आ रही है बच्चों को ज़्यादा इफेक्टिव करेगी, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस है, वायरस अपना म्यूटेट करता है, यानी अपना रूप बदलता है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि बहरूपिया है। तो ये रूप बदलता रहेगा। जैसे आप मास्क लगा के टीका की खोज करके दवाई से अपने आप को सुरक्षित करते हैं, उसी तरह से वायरस अपने आप को चेंज करके उस सब चीज़ों का रेजिस्टेंट खोजता है। तो तीसरी लहर भी आएगी, चौथी लहर भी आएगी, 5वीं लहर भी आएगी, 7वीं लहर भी आएगी, 10वीं लहर भी आएगी। यूरोप, यूके, यूएस में तीसरी लहर आ चुकी है। स्वीडन और कनाडा में तीसरी लहर आके चली गई, चौथी लहर आ रही है। बच्चों को इसलिए इफेक्टेड ज़्यादा इस बार की संभावना है कहते हैं, क्योंकि आपने महसूस किया होगा कि पहली लहर में जो 60 साल के उम्र के ज़्यादा लोग थे उनकी मौतें हुई थी। इस बार जो दूसरी लहर थी हमने देखा है 35 साल के 40 साल के लोग जिनको कोई बीमारी नहीं थी उनको भी मरते हुए, अपने खुद बहुत से मेरे जो जानने वाले थे उनको वो चले गए। उसमें तो 25-30 साल जी, ये एकदम नहीं ये। और ये दूसरा ये भी बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि बच्चों को कोरोना नहीं होता है, तो एक दिन का बच्चा कोरोना से मर गया है और 5 साल का भी। इस जो कि पहली और दूसरी लहर में कोरोना की जो का अफेक्ट बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, और बच्चे जो हैं अभी अछूते हैं, तो वायरस के लिए वो नया समझ लीजिए एक लैब है। जब वो किसी की बॉडी में घुसता है तो अपने आप को वो चेंज करता है, इस वजह से डर रहे हैं। दूसरा, हमारे पूरे देश में पीडियाट्रिक आईसीयू की बहुत कमी है, बच्चों के डॉक्टर बहुत कम हैं, समझ रहे। कुल 1 लाख डॉक्टर हैं पूरे भारत में, समझ लिए 1.32 1,32,000, उसमें से कई रिटायर्ड हो चुके हैं। वो पूरे 100 मतलब आपको 30% कहते हैं कि बच्चे मतलब 18 साल से नीचे हैं, तो 30-40 करोड़ को कैसे संभाल पाएंगे अगर खुदा ना खास्ता जो है अप्रैल और मई जैसा माहौल हो गया। इस वजह से डरा जा रहा है। वेंटिलेटर्स पीडियाट्रिक बहुत कम होते हैं, इस वजह से डरा जा रहा है। बच्चों की कोई वैक्सीन नहीं है, जो दवाएं थी रेमडेसिविर वगैरह जो चलाते थे आप, वो सारी जो हैं बच्चों में अभी ट्रायल नहीं हुआ है। माँ बाप से ये कहना चाहूँगा कि पहला तो देखिए 3 ही जो है रूट है, एक मुंह, एक नाक और एक आँख। तो बच्चों को अपने घर वालों पेरेंट्स को ये सिखाना है बच्चों को बार बार कि मुंह में बेटा उंगली मत डालो, नाक में उंगली मत डालो, आँख को रब नहीं करो। ये 3 चीज़ बार बार टोकनी है, उनको सिखानी है। हाथ धुलना सिखाना है। जो 6 स्टेप सिखाते हैं वो बच्चे नहीं सीख पाएंगे, लेकिन उनसे कहना है बेटा थोड़ी देर ज़्यादा जो है साबुन लगाए रखो। घर में बहुत मेहमान को नहीं बुलाइए। इन्फ्लुएंजा का टीका आता है वो लगवा लीजिए, उससे आप जो सर्दी खांसी बचने के लिए इन्फ्लुएंजा का टीका आता है वो लगवा लेना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको खाने पे और मतलब फल फ्रूट्स पे ध्यान देना होगा। और यहीं पे एक बात ये भी बता दूं कि जो अभी कई गाँव में हम लोगों ने कैंप लगाया तो बहुत से लोग आते हैं कि ताकत की दवा दे दीजिए, भूख की दवा दे दीजिए। तो आपको ये बता दूं कोई ताकत की दवा नहीं होती है और ना कोई भूख की दवा होती है। ये डॉक्टर इसलिए लिखता है कि आप मांगते हो, और दूसरे डॉक्टर को जो फार्मा कंपनी है वो पैसा भी देती है, वो कमाता भी है। आप वो विटामिन किसके लिए होता है? जिनको विटामिन की कमी है। भगवान ने शरीर इस तरह बनाया है कि आप ज़्यादा विटामिन लोगे तो वो लैट्रिन और पेशाब के रास्ते बाहर चली जाएगी, कोई काम की नहीं होगी। तो अगर आपको कमी है तभी है। और भूख की दवा कोई है ही नहीं, मतलब बनी ही नहीं। तो जो सिप्रोहेप्टेडीन वगैरह दिया भी जाता है उसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। तो कोई भी दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे? बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाना है तो आप गुनगुना पानी पिलाना स्टार्ट कर दीजिए, शहद और च्यवनप्राश खिला दीजिए, जो घर का जो खाना है उसको फ्रेश खिलाइए, फल ज़रूर खिलाइए और फल को बदल बदल के खिलाना है।
आज सेब खिलाया है, कल केला खिलाया है, परसों अमरूद खिलाया है, पपीता खिलाया है। मतलब हर फल में अलग अलग मिनरल्स विटामिन होते हैं, तो बदल बदल के फल का खिलाना। हरी सब्जियों का सेवन कीजिए, हरी सब्जियां, खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली देना स्टार्ट कीजिए। रोज़ नहलाइए। गांव में मैंने कई बार लोगों से सुना नहाने से बुखार हो जाता है। अरे नहाने से गंदगी दूर होती है, नहाने से बुखार कभी नहीं होता है। तो ये सारी सुविधाएं आपको मतलब कि एक पौष्टिक आहार बच्चों को देना ज़रूरी होगा, उससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन कोरोना काल में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो था कि सब लोग निढ़ी टाइप का महसूस कर रहे थे, जैसे अस्पतालों में उनको जगह नहीं मिल पा रही थी और काफ़ी उनका पैसा भी खर्च हो रहा था जो लोग इलाज करा रहे थे। खासकर प्राइवेट अस्पतालों का खूब मनमानी बढ़ा हुआ था। तो उस स्थिति अगर आएगी तो उसका कैसे मतलब निपटारा होगा? अभी एक बाबा रामदेव ने एक स्टेटमेंट दिया था। बाबा रामदेव जी ने स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जो है ये एलोपैथिक दवा जो है गलत है। उनका बहुत जनरलाइज था, लेकिन मैंने ये बात कही जब कि बाबा रामदेव के पीछे पूरी डॉक्टर फैकल्टी टूट पड़ी है, लेकिन खुद डॉक्टर और जो फार्मा कंपनी और कॉरपोरेट हॉस्पिटल और का नेक्सस है वो इतना गंदा है कि गरीबों का खून चूस लेता है। तो पूरी मेडिकल फैकल्टी मुझ पर कूद गई। मैं अपनी डॉक्टर फैटर्निटी के होते हुए भी मैं मानता हूँ कि हमारी नदी में भी बहुत सी गंदी मछलियाँ हैं। और जैसे हर सिस्टम में है, आपके जर्नलिज्म में है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में है, जुडिशरी में है, हर पॉलिटिकल पार्टी में, उसी तरह से हमारे सिस्टम में भी गंदगी आ गई है। एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स और फार्मा कंपनी के बीच। जो दवा 10 रुपये में बननी चाहिए वही दवा कुछ हॉस्पिटल में 500 की मिलती है, और आप दिल्ली बम्बई के बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ तो 4-4 हज़ार रुपये की मिल जाएगी। जांच के नाम पे जो है कमीशन खाया जाता है, बेवजह जांच कराई जाती है, बेवजह इंजेक्शन लगाया जाता है। आपको तो मैंने कई हॉस्पिटल ऐसे देखे जहां पे कोरोना के नाम पे लाख लाख रुपए का बिल बनाया गया। तो ये गलत है, बहुत गलत है। 63 मिलियन 6 करोड़ लोग भारतीय जो है हर साल गरीबी के रेखा के नीचे चले जाते हैं। कि क्यों? क्योंकि उनके घर में कोई बड़ी बीमारी हो गई। मान लीजिए आपकी 50,000 रुपये सैलरी है और आपने ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही है आपकी, घर में किसी को कैंसर हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई, कोई बड़ी बीमारी आ गई, तो आपको भाई सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको एकदम से जो है जानवर की तरह रखा जाएगा, मर जाओगे। प्राइवेट में जाओगे 10 लाख रुपए लोगे, ज़मीन रख लिया जाएगा। तो 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो जनता बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था आज से 75 साल पहले, तो ये उस संविधान में लिखा है कि स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार है, ये हमारा राइट है। उसको जो है अभी तक लागू नहीं किया है। हर भारतीय का ये अधिकार है कि सरकार उसको फ्री में अच्छी से अच्छी सुविधा दे दे। कोई मौका मिलेगा तो राजनीति में जाना पसंद करेंगे? देखिए, ये बात मैं जब एनएसए से बाहर आया मथुरा जेल से, सबसे पहले लोगों ने यही कुछ पूछा कि बिहार में इलेक्शन आने वाला है नवंबर में, आप जाएंगे कि नहीं? तो मैं आया नहीं आया। उसके बाद 5 राज्य में और पश्चिम बंगाल, केरल, असम, जहाँ पे मैंने बहुत काम भी किया है, इलेक्शन में नहीं आ गया। लेकिन अब तो आपके राज्य में चुनाव हो रहा है, जिस राज्य से आप आते हैं। हाँ, इतनी कोशिश करूंगा कि बाबा जी को गोरखपुर भेज दूं। ये तो मेरी जो है कोशिश रहेगी। इसलिए नहीं कि मेरी जो है सस्पेंशन से कोई मतलब है, इसलिए कि 5 साल में उन्होंने उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो है एक गंदी राजनीति की है। बाकी ग्राउंड लेवल पे जो गरीब हैं वो उसी तरह से हैं, और इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ जो है जाति, धर्म और उस पर बांट के लिए। गोरखपुर भेजने के लिए आप किसी पार्टी का समर्थन करेंगे? हर उस पार्टी का समर्थन करेंगे जो उनको भेजने के में वो करेगी। हो सकता है बीजेपी ही उनको घर भेजने के लिए, अभी बीच में बात चल ही रही थी। किसी पार्टी में भी आ सकते हैं यार, ये तो वक्त बताएगा, अभी कहा जाए। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि सिस्टम इज सो करप्ट दैट समटाइम आई माई सेल्फ फील दैट आई हैव टू कम इनटू द सिस्टम। यानी कि जो सिस्टम है वो इतना खराब हो गया है। पिछले 2-3 सालों से जो कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे भी एक सिस्टम का पार्ट होना पड़ेगा इसको सही करने के लिए।
जिस तरह से लगातार बीच में नेताओं से मुलाकात आपकी हो रही थी, जैसे कांग्रेस के बड़े लीडरों से आपकी बातचीत भी हो रही थी मुलाकात जैसे के बाद, क्या इसके क्या मायने हैं? क्या कांग्रेस देखो, प्रियंका गांधी जी का जो पर्सनल मदद थी उससे कोई मैं इनकार नहीं करता हूँ और कभी करूँगा नहीं। वो एक ऐसी मदद थी जब उस टाइम पे आई। आपको अगर याद होगा, जब NSA का 11:30 बजे सुबह चीफ जस्टिस ने खुद ऑर्डर पढ़ के सुप्रिंटेंडेंट मथुरा जेल को लेटर भिजवा दिया, ईमेल करवा दिया, DM को अलीगढ़ को मेल करा दिया कि डॉक्टर कफील को फ़ौरन छोड़ा जाए। फिर भी मुझे 12 घंटे तक नहीं छोड़ा गया और कोशिश की गई किसी और केस में फंसा दिया जाए। उस वक्त जब मेरे भाई ने कहा कि हम लोग कंटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं, तो 11:55 पे मुझे जेल से बाहर छोड़ा गया था। अब मथुरा से गोरखपुर की 700-800 किलोमीटर की यात्रा है और यूपी में जो ठोक दो नीति होती है, गाड़ियाँ पलट जाती हैं, तो उसकी वजह से मेरी फैमिली थोड़ी डरी थी। उससे मैं इनकार नहीं करता। मेरी पत्नी की प्रियंका जी के से बात हुई और उन्होंने कहा कि जो राजस्थान जो है, भरतपुर बॉर्डर और मथुरा एकदम सटे हुए हैं, आप वहाँ पहुँच जाइए, वहाँ हमारी सरकार है, वहाँ आपको सिक्योरिटी देंगे। ये नासी मामले में कुछ स्टूडेंट्स का भी रिलीज हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सब रिलीज़ होंगे, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर रिलीज होंगे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया था, हालांकि जो है, जो राज्य के फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको मिला है, राज्य सरकार, आप अगर उसके नीति के खिलाफ बोलते हो, उसके लिए बनाया गया है, चाहे वो NSA हो, चाहे UPA को किया हो। तो मैंने तो इस बात को उस तरह से उठाया है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वगैरह को भी लिखा है कि इस दोनों ही जो लॉ हैं, इसका दुरुपयोग हो रहा है, सिर्फ लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए किया जा रहा है, इसको ख़त्म करना चाहिए। इसका आंदोलन तेज होगा क्या? जिसने आंदोलन स्टार्ट, मतलब जिस बंदे ने कहा था कि ये क्रोनोलॉजी समझो, CA के बाद NPR आएगा, NRC आएगा, वही आदमी अब जब NRC की बात नहीं कर रहा है तो हम लोग भी चुप हैं। लेकिन अगर वो बात करेंगे तो हम फिर सड़कों पे आएंगे। क्योंकि इतना